सरकार से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जनता जो उसकी मालिक है उसको फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल में डाले। जब आप ये करेंगे तब हम बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। राशन पहुंचा रहे हैं, वेरी गुड, आपका काम है, आप नौकर हैं, जनता मालिक है, आपकी मालिक की सेवा करो। लेकिन मालिक को फर्जी मामले में फंसाओगे तब हम बोलेंगे। नेहरू जी हमारे घर आते थे, चरण सिंह आते थे, चंद्रशेखर आते थे, लाल बहादुर शास्त्री 2 साल रहे हमारे घर में मुजफ्फरनगर में। पिताजी गांधी जी के साथ रहे, फिर नई तालीम में उनको लगाया, फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में रहे, फिर हेमवती नंदन बहुगुणा ने हमारे पिताजी को यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया। गौतम नवलखा जो ईपीडब्ल्यू के संपादक थे, ईपीडब्ल्यू एक ऐसा अखबार है जिसको भारत के नीति निर्माता पढ़ते हैं, डॉक्टर्स प्रोफेसर्स पढ़ते हैं, जिसको उसके संपादक, उनको जेल में डाल दिया। ये मोदी को मारना चाहते हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है, जो अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें पहाड़ के पहाड़ काट डाले जा रहे हैं, जंगल काट दिए जा रहे हैं, 5 पैसा कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ गया था मैं, और मैंने वहां जाकर के बताया कि भारत में किस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उसके बाद वहां से जांच दल भी आया था। आदिवासी इलाकों में, चाहे वो झारखंड है, रूपेश कुमार सिंह पत्रकार है, या फिर छत्तीसगढ़ में जो पत्रकार हैं उनको, सुनीता पोटाम है, सुरजू टेकाम है, बीरेंद्र कोर्राम है, और बहुत सारे आदिवासी नौजवान हैं जिनको जेलों में डाला हुआ है। नमस्कार, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर राजघाट यानी बापू गांधी जी की समाधि से लेकर के कबीर और बुद्ध की समाधि तक साइकिल यात्रा करने वाले हिमांशु कुमार जी मौजूद है। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमानस न्यूज में। सबसे पहले तो मैं ये बताएं, साइकिल यात्रा जो आप ये कर रहे हैं, आपने नाम दिया इसको सद्भावना यात्रा। तो आपकी ये यात्रा इस वक्त कानपुर में आकर के रुकी है। इस यात्रा के विषय में बताएं, कितनी लंबी ये यात्रा है, कैसा अनुभव और कैसा प्यार मिला आपको अब तक की यात्रा में? जी, तो ये यात्रा जैसा आपने बताया 30 जनवरी को शुरू हुई दिल्ली के गांधी समाधि राजघाट से, और ये 4 संतों की समाधि पर इसका जाने का योजना है, जिसमें संत कबीर की समाधि मगहर, संत रैदास की समाधि काशी, और महात्मा बुद्ध की समाधि कुशीनगर तक ये जाएगी। और अभी तक हम छपराला, सिकंदराबाद, खुर्जा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, महेवा, अकबरपुर होते हुए आज कानपुर पहुंचे हैं। और रास्ते में लोगों का बहुत प्यार मिला है और बहुत अच्छे से अभी तक यात्रा चली है। और ये मेरी चौथी यात्रा है, तो मैं यात्राएं करता रहता हूँ और जनता का प्यार मिलता है, और लोग ठहराते हैं, लोग खाना खिलाते हैं, जरूरत से ज्यादा खिलाते हैं, तो खूब प्यार मिलता है। हिमांशु जी, जैसा कि हर यात्रा का और हर मार्च का एक उद्देश्य होता है, आपकी यात्रा में आपने नाम दिया क्योंकि सद्भावना यात्रा, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विस्तार दे करके बताएं, क्या उद्देश्य रहता है आपकी इस यात्रा का। और इससे पहले भी आप क्योंकि कह रहे हैं कि 3 यात्रा हो चुकी हैं, तो ये वाली यात्रा किस उद्देश्य पर थी और पिछली 3 यात्राओं का उद्देश्य क्या रहा, उस पर बताएं। जी, तो जो 2010 में मैंने यात्रा की थी, वो खास तौर से छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासियों की जमीनें पूंजीपतियों को सौंपने के लिए, बड़े बड़े कंपनियों के लिए जमीनें हड़पने के लिए आदिवासियों की, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर अत्याचार हुए, उनके गांवों को जलाया गया, मानवाधिकारों का हनन हुआ, महिलाओं से बलात्कार हुए, उनकी निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं हुई, जेलों में ठूंस दिया गया ताकि उनकी जमीनें हड़पी जा सकें, उस मुद्दे को लेकर के मैंने की थी 2010 में। दिल्ली से बंबई गया था। 2017 में राजस्थान में जिस तरह से इलीगल माइनिंग हो रही है, पूरी अरावली जो भारत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई माइनिंग नहीं होगी, लेकिन वहां पर धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, पत्थर खोदे जा रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, लोग सिलिकोसिस से मर रहे हैं, लोगों के खेत बर्बाद हो रहे हैं, और जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है या जान से मार दिया जाता है। उसके खिलाफ मैंने की थी अहमदाबाद से दिल्ली 2017 में। फिर पिछले साल मैंने राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर दिल्ली से, राजघाट से 2 अक्टूबर को शुरू की थी, और 52 दिन में मैं पहुंचा था तलोजा जेल,
जहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में भीमा कोरेगांव नाम का मामला बना करके जेलों में रखा गया है। तो दिल्ली में जिस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को, चाहे उसमें तलोजा जेल मुंबई में गया था, तो जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल में उमर खालिद, खालिद सैफी, मीरान हैदर, शर्जील इमाम, गुलशिफा फातिमा, इन सबको जो सीए एनआरसी के विरोध में आंदोलन में शामिल थे मुस्लिम नौजवान, उनको जेलों में डाला हुआ है। आदिवासी इलाकों में, चाहे वो झारखंड है, रूपेश कुमार सिंह पत्रकार है, या फिर छत्तीसगढ़ में जो पत्रकार हैं उनको सुनीता पोटाम है, सुरजू टेकाम है, बीरेंद्र कोर्राम है, और बहुत सारे आदिवासी नौजवान हैं जिनको जेलों में डाला हुआ है। तो राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर मैंने वो यात्रा की थी। और ये जो यात्रा है, जिस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाई जा रही है, खासतौर से जो हमारी राजनीतिक दल है, जो जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम का फसाद कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और नौजवानों को जहां अपनी महंगी होती हुई शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन, बेरोजगारी, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, उस नौजवान को कहा जा रहा है कि तुम मुसलमानों से लड़ो। तो उस बात को लेकर के कि नहीं, लड़ो मत, मुसलमान से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बेरोजगारी से लड़ना है, आपको अशिक्षा से लड़ना है, आपको शिक्षा के महंगे होने से लड़ना है, मजदूरों के अधिकार खत्म किए जाने उसके लिए लड़ना है, किसान के ऊपर हमला है उसके खिलाफ लड़ना है। तो असली लड़ाई क्या है उसको पहचानो, नकली लड़ाइयों में मत उलझो, मिलकर रहो, सद्भावना से रहो, विभिन्न जातियों के बीच जो भेदभाव है उसको खत्म करो, जाति को खत्म करो इस देश से। तो ये सारा संदेश लेकर ये यात्रा कर रहा हूँ। आपकी यात्राओं का सामाजिक प्रभाव तो होता है, पर क्योंकि एक वाजिब सा निजी प्रश्न भी है, क्या परिवार सहज रहता है यात्राओं पर जब आप जाते हैं? परिवार में, आपके वर्तमान परिवार में जो परिजन हैं वो कौन-कौन है, क्या रिश्ते हैं, और उनका क्या मोह रहता है या प्रोत्साहन रहता है या कहीं शिकायत भी रहती है जब आप साइकिल लेके लंबी यात्राओं पर निकलते हैं? नहीं, परिवार ने पूरा साथ दिया है पूरी जिंदगी, और कोई दिक्कत नहीं है। 2 बेटियां हैं और पत्नी और मैं हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशु जी, आपका जो परिवार रहा उसके देश के कई प्रधानमंत्रियों से ताल्लुकात और संबंध रहे, और आपका जो किरदार है, आप सरकारों से लड़ते हैं, तमाम केस आपने सैकड़ों की संख्या में मेरी समझ में केस सरकार 522 हाँ विरुद्ध कर रखे हैं। तो आपके जो पूर्वज रहे जिनके देश के, मुझे लगता है शुरुआती दौर के कई प्रधानमंत्रियों से ताल्लुकात संबंध रहे, उस विषय में बताएं, और फिर हम आपकी जो संघर्ष है उस पर बात करेंगे। जो मेरे परिवार की समाज सेवा का परंपरा है वो मेरे परदादा से शुरू होता है। मेरे परदादा पंडित बिहारी लाल शर्मा, जो उत्तर प्रदेश में महर्षि दयानंद के प्रथम शिष्य थे। महर्षि दयानंद को उत्तर प्रदेश में मेरे परदादा लेकर आए थे, और महर्षि दयानंद मुजफ्फरनगर में हमारे घर में एक बार नहीं कई बार ठहरे हैं। और आज भी जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का भवन है, उसमें पहले महामंत्री के रूप में मेरे परदादा का नाम लिखा हुआ है। तो वो उत्तर प्रदेश में आर्य समाज की स्थापना हमारे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के उन्होंने की। और फिर मेरे ताऊ पंडित ब्रह्म प्रकाश शर्मा, जो मुजफ्फरनगर के सीनियर कांग्रेस लीडर थे, 10 बार के करीब जेल गए वो। और नेहरू जी हमारे घर आते थे, चरण सिंह आते थे, चंद्रशेखर आते थे, लाल बहादुर शास्त्री 2 साल रहे हमारे घर में मुजफ्फरनगर में। वो गांधी आश्रम मुजफ्फरनगर में काम करते थे और तनख्वाह बहुत कम मिलती थी वहाँ, और वो अलग मकान नहीं ले सकते थे, तो हमारे घर में ही रहते थे, वही खाते थे। 2 साल रहे वो। तो इस तरीके से एक राजनीतिक हो रहा। फिर मेरे पिताजी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। फिर गांधी जी ने उनको अपने आश्रम में बुला लिया पत्र लिख करके। पिताजी गांधी जी के साथ रहे, फिर नई तालीम में उनको लगाया। फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में रहे। फिर हेमवती नंदन बहुगुणा ने हमारे पिताजी को यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया और सरकारी जमीन बांटने की जिम्मेदारी दी, जो उन्होंने सीलिंग की जमीन को 20 लाख एकड़ जमीन को बांटा, और खुद भूमिहीन रहे। तो वो एक परंपरा है। और गांधीवादी विचारधारा के कारण हम सुनते थे कि गांधी जी ने कहा है कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी अपना बैग पैक करके दिल्ली छोड़ करके छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में जाकर एक पेड़ के नीचे रहना हमने शुरू कर दिया था। हिमांशु जी, जैसा आप बता रहे थे, जिन लोगों का, जिन व्यक्तित्वों का आपने नाम लिया, वो सब वो नाम है जिन्होंने देश को दिशा देने का काम किया। कोई हालात, हादसा ऐसा हुआ आपके जीवन में
या राजनीति ने इस ओर दिशा ले ली कि आप खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि आप जिस हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है आपके? मैंने अगर अपने परिवार का जो हिस्ट्री बताई है जी। उसमें भी अगर आप देखें हाँ। तो वो सारे लोग लड़ने वाले रहे हैं भाई। आजादी की लड़ाई में लड़ाई ही तो लड़ रहे थे वो लोग, बिल्कुल। तत्कालीन सत्ता के साथ संघर्ष कर रहे थे और हम भी संघर्ष कर रहे हैं तत्कालीन सत्ता के खिलाफ। तो हम लोग हमेशा समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि अगर सत्ता गलत काम कर रही है तो उसका विरोध किया जाए, डरा ना जाए। जेल जाने से नहीं डरना है, मरने से नहीं डरना है। तो मैंने तो संघर्ष की परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। हाँ, मैं तो, मेरा बहुत बड़ा संगठन था और 1000 का स्टाफ था हमारा और बहुत बड़ा काम था। जब हमने आदिवासियों के मानव अधिकारों का मामला उठाया तो सबसे पहला बुलडोजर मेरे आश्रम पर चला था 2009 में। 16 एकड़ में आश्रम था छत्तीसगढ़ में, बुलडोजर चला दिया गया। मेरी हत्या की कोशिश सरकार ने 5 बार की, मुझे तड़ीपार कर दिया छत्तीसगढ़ से 10 साल के लिए, मैं जा नहीं सका और अभी भी अड़चने डालने जब मैं जाता हूं तो दिक्कतें हैं, लेकिन हम उसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि आपने कहा कि कई लोगों को आपका स्टाफ था और जब आप केस करते हैं तो न्यायिक राशि भी एक खर्च होती है, कोर्ट का जो फीस स्ट्रक्चर है, तो आपका कुछ लीगल टीम भी है या जो फाइनेंशियल जो व्यवस्था होती है किसी भी संगठन किसी भी आंदोलन में, उसके बारे में भी एक जिज्ञासा है? मेरे जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए वो सभी मानवाधिकार वकीलों ने लड़े प्रो बोनो और उसमें कोई मुझे फीस नहीं देनी पड़ी। अच्छा। और वैसे आपका क्या व्यवसाय रहा, क्या शिक्षा रही, इस बारे में मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं, मेरा संगठन था और मैंने कोई बिजनेस या कोई नौकरी कभी नहीं की। मैंने समाज सेवा ही करी है सारी जिंदगी, संगठन था। और अभी मैं किताबें लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, अनुवाद का काम करता हूँ और हिमाचल प्रदेश में एक संभावना संस्थान है, वहाँ युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का काम करता हूँ। देश भर में ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह में जाता हूँ। तो जो भी जहाँ से थोड़ा बहुत मदद वगैरह मिलती है, मेरा काम चल जाता है। आपके लेख, आपकी किताबें जिन पाठकों तक पहुंचती है उनका भी एक बड़ा दायरा है आपके पाठकों का। रामशरण जोशी एक बड़े पत्रकार हुए देश में, उन्होंने भी आदिवासियों पर लिखा, दंतेवाड़ा पर भी एक किताब लिखी। दंतेवाड़ा जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, आदिवासियों के साथ जो समस्याएं हैं उस पर हम देखते हैं अगर इतिहास में तो सरकारों ने भी बीच बीच में मदद के तमाम फंड भेजे, तमाम हेलीकॉप्टर से राशन गिराया जा रहा है और बताते हैं कि बहुत सुरक्षा, मतलब कोई सरकार का अफसर वहां जाना नहीं चाहता। इन परिस्थितियों को हम लोग सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। आपका क्या अनुभव रहा आदिवासी समाज में, उस पे बात? देखिए, सवाल ये नहीं है कि सरकार हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचा रही है। सवाल ये है कि अब मैं एक बार दंतेवाड़ा जेल का मैंने विजिट किया तो जेलर साहब मुझे घुमा रहे थे, मैं वहां की भाषा बोलता हूं, तो मैंने एक आदिवासी से पूछा कि निमगे बार वत्तिन, मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि मैं चिंता गुफा का रहने वाला हूं, मेरे गांव में हेलीकॉप्टर आया था सरकार का और मुझसे बोले कि यहाँ राशन लाना है सीआरपीएफ के लिए, तो चल जरा वो बोरे उठवाने में तेरी मदद चाहिए। मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा के लाए, मेरे से काम कराया, 1-2 चक्कर लगाए, सीआरपीएफ के लिए वहां राशन पहुंचाया और उसके बाद ला करके मुझे जेल में डाल दिया। तो सवाल ये नहीं कि आपने राशन पहुंचाया, सवाल ये है आपने एक निर्दोष आदिवासी को उसी हेलीकॉप्टर से उसको फंसा करके ला करके यहाँ जेल में डाला हुआ है और उसके सुनने वाला कोई नहीं है। और ऐसा आदिवासी इलाकों में हजारों लोग हैं जो निर्दोष हैं और जेलों में पड़े हैं। तो आप हमसे ये उम्मीद मत करिए कि हम ये कहें सरकार बहुत अच्छी है, वो तो हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचा रही है। हम ये कहेंगे कि आप जालिम हैं, आप निर्दोष आदिवासियों को आपने जेलों में रखा हुआ है, वो छोड़िए, क्योंकि आप दया नहीं कर रहे हैं। अगर आप जनता को राशन पहुंचा रहे हैं, उस राशन का पैसा, हेलीकॉप्टर का खरीदने का पैसा, पायलट का पैसा, पेट्रोल का पैसा, ये सब जनता का है।
उस आदिवासी का भी है। उस आदिवासी ने भी जब बीड़ी खरीदी, सिगरेट खरीदी, या या तंबाकू खरीदा, या दाल खरीदी, या मिर्ची खरीदी, या कपड़ा खरीदा, उसने जो टैक्स दिया था उसी से आपका हेलीकॉप्टर खरीदा गया है। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है आदिवासी को हेलीकॉप्टर से सामान पहुंचाकर, और सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जनता जो उसकी मालिक है उसको फर्जी मुकदमों में फंसा के जेल में डाले। जब आप ये करेंगे तब हम बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। राशन पहुंचा रहे हैं, वेरी गुड, आपका काम है, आप नौकर हैं, जनता मालिक है, आपकी मालिक की सेवा करो। लेकिन मालिक को फर्जी मामले में फंसाओगे तब हम बोलेंगे हम मालिक की तरफ है। आपने बताया कि महाराष्ट्र में भी जो कैदी फंसाए गए, वहां पे भी आपने काम किया। वहां का कोई किस्सा ऐसा आप बताना चाहें अगर? नहीं, महाराष्ट्र में तो आप देखिए ना, भीरमा कोरेगांव का जो मामला जी। बनाया गया, जिसमें 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बंद किया गया, जिसमें सुधा भारद्वाज, जो मजदूरों के लिए काम करने वाली वकील, जिनको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जज बनने का ऑफर आया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं, मैं तो गरीबों के लिए की सेवा करूंगी, जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, उनको उस मामले में फंसा के जेल में डाल दिया गया। और इल्जाम क्या लगाया गया कि ये लोग तो मोदी को मारना चाहते हैं। फर्जी मामला, बिल्कुल झूठा। और 16 ऐसे लोगों को, जिसमें गौतम नवलखा जो ईपीडब्ल्यू के संपादक थे। ईपीडब्ल्यू एक ऐसा अखबार है जिसको भारत के नीति निर्माता पढ़ते हैं, डॉक्टर्स प्रोफेसर्स पढ़ते हैं, जिसको उसके संपादक, उनको जेल में डाल दिया। ये मोदी को मारना चाहते हैं। बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है हाँ हाँ, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स जी जी, ईपीडब्ल्यू। और मतलब हाई कोर्ट के वकील हैं उसमें, बाबा साहब अंबेडकर की पोती के हस्बैंड हैं आनंद तेलतुंबड़े, उनको जेल में डाल दिया। ये मोदी को मारना चाहते हैं। कोई हद ही नहीं है। और ये सब वो लोग हैं जो सरकार की दमनकारी पूंजीवादी नीतियों का विरोध करते हैं, बस, कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उनको फर्जी मामले में जेल में डाल दिया। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। अभी जो मुंबई दिल्ली एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें 150 किलोमीटर का पट्टा, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसमें लाखों एकड़ जमीन चली जाएगी आदिवासियों की, वो किया जा रहा है। जो दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है, जो अभी एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें पहाड़ के पहाड़ काट डाले जा रहे हैं, जंगल काट दिए जा रहे हैं, 5 पैसा कानून का कोई पालन नहीं हो रहा है। सारे प्रोजेक्ट आदिवासी इलाके में जा रहे हैं, इको जोन के नाम पर, इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, नेशनल पार्क के नाम पर, जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब आदिवासी इलाकों में जाकर के जंगलों को काट काट के। अरे भाई, जंगल काट दोगे तो सांस कहां से लोगे? पूंजीपतियों, और अगर किसी उद्योग के लिए 100 एकड़ जमीन चाहिए तो वहां ली जाती है 5000 एकड़, क्योंकि सबको पता है कि आगे जमीन नहीं मिलेगी, तो हड़प लो, सरकार को रिश्वत दो, जमीनें हड़प लो आदिवासियों की। कौन सुनने वाला है? मारो आदिवासियों को, अगर वो बोलते हैं नक्सली बोल दो, जेल में डाल दो। जो बुद्धिजीवी आदिवासियों की तरफ से बोले उसको बोल दो कि ये मोदी को मारना चाहते हैं, जाल डाल दो जेल में। 5-5 6-6 साल के बाद अब वो लोगों को जमानत मिल रही है। 6 साल बर्बाद कर दिया आपने, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के, समाज सेवियों को 6 साल जेल में सड़ा दिया एक झूठे इल्जाम में। तो इसको तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। आदिवासियों के हक की जो लड़ाई है या पर्यावरण संरक्षण की जो लड़ाई है, इन मुद्दों पर आपके जो प्रयास हैं, इनको कोई किताब के रूप में या कोई दस्तावेज के रूप में हमारे दर्शकों को मैं चाहता हूं कि आप बताएं, जो आपने हाँ, किताबें 2 लिखी हैं। किताबें तो, जी। एक है विकास आदिवासी और हिंसा, दूसरा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषयों का मंथन। ये 2 किताबें तो अभी मेरी हैं, पढ़ लीजिए। जी। और आपके आंदोलनों से कोई व्यक्ति, कोई दर्शक जुड़ना चाहे, समझना चाहे, तो वो किस रूप से आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ, मेरा फेसबुक पेज है और हिमांशु कुमार के नाम जी। से, उससे जुड़ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये जानकारी थी कि आपने शिक्षा या स्वास्थ्य के मसले पर संयुक्त राष्ट्र की भी कुंडी खटखटाई थी। उस विषय में भी मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। मैंने छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के साथ हुआ उसको लेकर के मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ गया था मैं 2010 में, और मैंने वहां जाकर के बताया कि भारत में किस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उसके बाद वहां से जांच दल भी आया था, और जो इंडिजिनस पीपल का परमानेंट सीट है
उसके उपाध्यक्ष आए थे फूलमन चौधरी, और उन्होंने यहाँ पर जांच की थी, रिपोर्ट भी दी थी। जी। आप कानपुर में हैं इस वक्त। कानपुर क्या कभी आपका पहले आना हुआ? कानपुर मेरा आपकी मेरा यादों में मेरा कैसा है? ननिहाल है कानपुर। जी। कानपुर में मैं बचपन में बहुत बार आया हूँ अपने मामा के घर में। कोई यादें जो धुंधली ना हुई हो, अगर आप बताना चाहें? हाँ हाँ, हम लोग वहाँ लक्ष्मण पार्क है गांधीनगर के पास, संगीत टाकीज के पास, वहां पर खूब झूला झूलते थे, उल्टा लटकते थे, कंपट खाते थे, दौड़ते थे किराए की साइकिल चलाते थे। हिमांशु जी, आप कानपुर आए, आपने हमें बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।